नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। जैसा कि आपने 6 में भी देखा देखा होगा, एक चैप्टर था और 7th क्लास में भी एक चैप्टर था, सेम नाम था, हाउ, व्हेन एंड वेयर। 6 वाला था एंशियंट हिस्ट्री का और 7th वाला था मीडियल हिस्ट्री का और अभी वाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? डेट्स यानी कि तारीखें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। देयर वॉज ए टाइम वेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। फैसिनेटेड का मतलब है कि जादू। तो एक टाइम ऐसा था कि जब जो हिस्टोरियन थे, जो इतिहासकार हुआ करते थे, वो तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन और बैटल्स वर फॉट। इसके अलावा और क्या होता था? क्राउन का मतलब होता है मुकुट। जो राजा लोग ऊपर राजगद्दी पे बैठते हैं तो ऊपर एक अपने सर में पहनते हैं ना, तो उसको मुकुट बोलते हैं। तो कब किस राजा की ताजपोशी हुई, या कब किस राजा ने मुकुट पहना, या और कब कौन सा बैटल हुआ, इस पे जो जो है कि एक हीटेड डिबेट हुआ करता था आज से कुछ टाइम पहले। इन द कॉमन सेंस नोशन, हिस्ट्री वाज साइनोनिमस विद डेट्स। नोशन मतलब धारणा। एक कॉमन सेंस की धारणा में हम देखें तो जो हिस्ट्री वाज साइनोनिमस विद डेट्स, जो हिस्ट्री था वो डेट्स के साइनोनिमस था। डेट के साइनोनिमस का मतलब है यहाँ पे लोगों की ये विचारधारा बनी हुई थी कि जो हिस्ट्री है वो केवल डेट है, उसमें सब कुछ जो है तारीखें ही दी गई हैं और कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे साइनोनिमस बोला है कि विद डेट्स, यानी कि हिस्ट्री में जो कुछ है उस वो डेट है, बाकी कुछ नहीं है। यू मे हैव हर्ड पीपल से, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं क्या कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। आपने सुना होगा कि कोई आपसे बोलता हो, यार मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। क्यों? हिस्ट्री सब्जेक्ट उनको क्यों बोरिंग लगती है? क्योंकि बोलते हैं कि इसमें जो कुछ है केवल डेट को याद करना है, तारीखों को मेमोराइज करना है। इज सच ए कॉन्सेप्शन ट्रू? कॉन्सेप्शन मतलब की धारणा। क्या इस प्रकार की दो धारणा है या जो कॉन्सेप्शन है वो सही है? आगे देखते हैं। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, ओवर टाइम मतलब अलग अलग समय। तो ठीक है, तो निश्चित रूप से हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वो सब कुछ है जो कि एक लंबे समय में या अलग अलग टाइम पे होने वाले बदलावों के बारे में है। ठीक है, तो सर्टेनली हिस्ट्री क्या है? एक अलग अलग टाइम पे होने वाले चेंजेस के बारे में है, या अलग अलग टाइम पे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, वो सब आपको हिस्ट्री में मिलेगा। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो हिस्ट्री का मतलब क्या है कि इट इज अबाउट, यानी कि इसका संबंध है कि चीजें पहले पास्ट में कैसी थी एंड और अभी के टाइम में कैसे चेंज हो गई हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। तो जब भी हम किसी टाइम को या किसी भी चीज़ों को, जब पास्ट को हम कंपेयर करते हैं तो हम जैसे अगर पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है, हम जब इसको कंपेयर करते हैं तो हम एक चीज़ का रेफर करते हैं टाइम का। क्या कि अभी सपोज अभी मान लो 2023 चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि बिफोर 2023 थिंग्स वाज लाइक दिस, यानी बिफोर एक वर्ड आया क्या? बिफोर। ये टाइम को रिफर कर रहा है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि आफ्टर 2018, यानी हमने क्या रेफर किया? आफ्टर। तो एज सुन एज वी कंपेयर पास्ट विद प्रेजेंट, जैसे ही हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं या प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं तो हम एक चीज का रेफर करते हैं, वो है टाइम, जैसे कि बिफोर और आफ्टर। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। लिविंग इन द वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में रहते हुए या अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी चल रही, डेली जो लाइफ है हमारी, ये रोजमर्रा की लाइफ में हम जो भी अपने सराउंडिंग में, अपने अराउंड में, अपने चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं उस पे हम हमेशा जो है हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं रखते या हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम वैसे ग्रांटेड मतलब मान लेते हैं, हम चीज़ों को वैसे मान लेते हैं एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। इनहेबिट मतलब जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। तो इसमें इसका ये कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं उस पे हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पुट अप करते। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम चीज़ों को ऐसे मान लेते हैं कि ये पहले भी ऐसे ही रही होंगी जैसे कि आज हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। बट हम में से ज़्यादा को हम आश्चर्य कब फील होता है, या आश्चर्य का टाइम कब आता है कि व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु,
या उत्सुक। यानी कभी-कभी हमारे हम में से ज़्यादातर लोगों के मोमेंट ऑफ वंडर कब आता है या अचंभा हो जाने का टाइम अचंभे हो जाने के टाइम भी आते हैं, जब हम क्यूरियस हो जाते हैं कि और पूछते कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, पुट अप करते हैं दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, जो एक्चुअल में हिस्टोरिकल होते हैं। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee? अब देखो जैसे कि मान लो आपने किसी को देखा सिप कप ऑफ टी, सिप मतलब घूंट घूंट कर पीना, ठीक है? तो उसमें क्या बोला कि अगर आपने कभी रोड साइड टी स्टॉल पे देखा कि कोई एक बंदा है, वो चाय या कॉफ़ी लेके पी रहा है, एक कप में चाय लेके पी रहा है, तो ऑटोमेटिक कभी-कभी आपके माइंड में आ जाएगा कि यार कि ये चाय का या कॉफ़ी पीने का जो टाइम मतलब कॉफ़ी या चाय पीने का जो ये चीज़ें कब स्टार्ट हुई? कॉफ़ी कब आई या टी कब आई? ठीक है? यानी कि वाचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल, यानी कभी कभी आपने मान लो टी स्टॉल पे देखा है रोड साइड पे जो टी स्टॉल है कि कोई एक खड़ा होकर वहाँ पे कॉफ़ी या टी पी रहा है। तो कभी-कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये जो टी या कॉफ़ी पीने का प्रचलन आया है, कब से आया? लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योरसेल्फ, आप मान लो कोई ट्रेन में बैठे हो, उसकी विंडो से बाहर देखते हुए आप अपने आप से पूछ सकते हो कि व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। एज ऑफ रेलवेज यानी कि रेलवे का एज जब आ गया, जैसे रेलवे का टाइम, अभी के टाइम में रेलवे है तो रेलवे एज बोलेंगे इसको, ठीक है? तो आगे क्या बोलता है कि सपोज आप कभी ट्रेन में बैठे हो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि विंडो से आप देख रहे हो बाहर, आप ये सोचिए ये विंडो कब बनी, सॉरी ये रेलवे जो है कब बिल्ट हुई, कब बनी, और इसके पहले जब रेलवे नहीं था तो लोग लंबी जो दूरियां थी वो कैसे ट्रेवल करते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू बी प्रिंटेड। जैसे मॉर्निंग के टाइम में सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और एकाएक आपके मन में क्वेश्चन उठता है और आप उत्सुक हो जाते हो कि जब न्यूज़पेपर नहीं प्रिंट हो रहा था तो उस टाइम लोगों तक जो न्यूज़ था वो कैसे पहुंचता था। अब यहाँ पे हम फिगर 1 में देखते हैं कि हिंदुस्तान बाय जे रेनेल 1782 समथिंग कुछ है, एमआरएस 1782। फिगर 1 की क्या, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रार्थ टू ब्रिटानिया, फ्रंटिस्पिस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनेल 1782। फ्रंटिस्पिस मतलब क्या होता है कि कोई एक बुक है उसके जो फर्स्ट पेज में जो भी चित्र लगाया होता है उसको फ्रंटिस्पिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्राह्मण्स हैं ऑफर कर रहे हैं या दे रहे हैं, ऑफर करना मतलब देना, तो ब्राह्मण लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने शास्त्रार्थ जो भी इनका शास्त्रार्थ है किसको दे रहे हैं, ब्रिटानिया को दे रहे हैं, ठीक है? तो और क्या है कि जेम्स फ्रंटफिश टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल 1782, जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए फर्स्ट मैप का फ्रंटिस 1782। रेनेल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान, तो रेनेल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान, तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को बोला कि वो हिंदुस्तान का एक मैप प्रोड्यूस करे। एंड इंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनेल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज इसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। इंथुसियास्टिक मतलब होता है बहुत सी उत्सुक, ठीक है? और यहाँ पे जैसे कि हिंदुस्तान एंड इंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया पर ब्रिटिश की जीत के सपोर्टर कौन, रेनल, यानी इंडिया पर अंग्रेजों के जीत के या विजय के समर्थक रेनल को डोमिनेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में मैप को तैयार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता था। The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia। जैसे पिक्चर है, द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट, ये पिक्चर जो हम देखते हैं इसमें यहाँ पे देखो सीधे हमको दिखा रहा है, इसे ये पिक्चर यही सजेस्ट कर रही है कि जो यहाँ के इंडियंस थे उन्होंने विलिंगली मतलब अपनी इच्छा पूर्वक जो है कि अपनी जो एंशियंट टेक्स्ट था, जो अपना पुराना ग्रंथ था, ब्रिटानिया को दिए थे। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटानिया कौन थी, सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर की एक सिंबल थी। एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। इस पिक्चर से या इस फिगर से हमको ऐसा लग रहा है कि ये लोग इनसे आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा इंडियन कल्चर जो है उसको आप प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्टर बन जाओ, ठीक है? ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। ये सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हैं वो हमें समय के बारे में या टाइम के बारे में सोचने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं।
बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। प्रिसाइजली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से या एकदम एग्जैक्टली, यानी कि टाइम को हमेशा ईयर या मंथ के टर्म पर नहीं देखा जा सकता। समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट मतलब कभी कभी क्या होता है, रियल में यह गलत होता है कि टू फिक्स प्रिसाइज डेट, हम एक प्रिसाइज डेट या एग्जैक्ट डेट फिक्स करें टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया जो कि एक लंबे टाइम तक चलती चली जा रही हो। तो यहाँ पे करने का क्या मतलब है कि समटाइम्स किसी ऐसी प्रक्रिया को जो कि एक लंबे टाइम से चलता आ रहा हो या चल रहा हो, उसको एक्चुअल में एक प्रिसाइज डेट फिक्स करना एक्चुअल में गलत है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। देखो, इंडिया में लोग ऐसा नहीं कि चाय को पीना बस एक दिन उठे सुबह सुबह चलो चाय पिया जाए, एक दिन में स्टार्ट नहीं किए होंगे। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, इसका टेस्ट उनको चेंज करने में या डेवलप करने में बहुत टाइम लगा होगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। अब ऐसी जो प्रोसेस हैं, जो ऐसी प्रक्रिया हैं चाय पीने जैसी, तो इनका एक फिक्स डेट कन्फर्म नहीं किया जा सकता, क्लियर डेट जो है इनका नहीं किया जा सकता कि इसी क्लियर डेट को ये स्टार्ट हुई। सिमिलरली इसी प्रकार वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वर इस्टेब्लिश। तो इसी प्रकार हम ये भी नहीं फिक्स करते, एक सिंगल डेट नहीं फिक्स करते कि किस दिन जो है ब्रिटिश रूल एक्चुअल में इस्टेब्लिश हुआ, और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड या नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और चेंजेस टूक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, या हमारी जो इकोनॉमी थी और सोसाइटी थी उसमें चेंजेस कब आने स्टार्ट हुए। ठीक है, तो जिस प्रकार हम चाय को एक फिक्स डेट नहीं दे सकते कि इस दिन स्टार्ट हुई, सेम उसी प्रकार हम ये भी हम इसके लिए भी एक सिंगल डेट नहीं फिक्स करते कि ब्रिटिश रूल कब इस्टेब्लिश हुआ, या नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन कब स्टार्ट हुए, या हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंजेस कब आना स्टार्ट हुए। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेच ऑफ टाइम बोला है, स्ट्रेच ऑफ टाइम यहाँ पे समझना, स्ट्रेच ऑफ टाइम का मतलब स्ट्रेच मीन्स एक एक्सपेंडेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1800 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से में भी होता है 1800 से लेके 1850 तक, यानी इसके बीच का जो स्पैन है या जो टाइम है वो स्ट्रेच है। ठीक है, तो यहाँ पे वही करने का मतलब ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये जो सारी चीजें हैं ये एक स्ट्रेच ऑफ टाइम में हैपन हुई हैं। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम, हम एक स्पैन ऑफ टाइम केवल रेफर कर सकते हैं, एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल, यानी एक अप्रोक्सीमेट पीरियड, एक लगभग लमसम पीरियड कि जब से ये चेंजेस जो हैं विजिबल हुए हैं, पर्टिकुलर जो चेंजेस हैं विजिबल हुए हैं, यानी कि जो इकोनॉमी या सोसाइटी हुई उसमें चेंजेस जो हैं अब क्लियरली विजिबल हो चुके हैं, मतलब सब देख सकते हैं, तो वो इस हिसाब से माना गया है। ठीक है, why then do we continue to associate history with a string of dates? यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ डेट्स का मतलब केवल एक डेट नहीं, कई स्ट्रिंग यानी कि बहुत सारी डेट्स। तो यहाँ पे पूछता है कि वाई देन, तब क्यों लोग जो हैं वो हिस्ट्री को डेट से या तारीखों से एसोसिएट करके देखते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीज़न, जो ये एसोसिएशन है कि लोग हिस्ट्री को डेट से, स्ट्रिंग ऑफ डेट से एसोसिएट करके देखते हैं, इसका भी रीजन है, इसका भी कारण है क्या। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। अकाउंट मतलब ब्यौरा, यानी कि पहले जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, जो इवेंट्स बड़े बड़े इवेंट्स होते थे या कोई युद्ध हुआ, उसका एक अकाउंट रखा जाता था, एक ब्यौरा रखा जाता था। ठीक है, तो यानी एक टाइम था जब बैटल्स की और बड़ी बड़े इवेंट्स के ब्यौरों को ही क्या माना जाता था, हिस्ट्री माना जाता था, इतिहास माना जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और यह क्या था, इसमें सब कुछ रूलर्स के बारे में और उनकी पॉलिसीज के बारे में था। Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. थ्रोन मतलब राजगद्दी, सक्सीड मतलब उनको जो सक्सीड किया, जो रूलर पहले जो रूलर थे उनकी जगह पर जो दूसरा आया। तो हिस्टोरियंस क्या लिखते थे उस ब्यौरे में कि आई ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर जब राजा ने क्राउन किया यानी राजमुकुट पहना। ठीक है, क्या लिखते थे हिस्टोरियन, हिस्टोरियन वो साल लिखते थे या वो ईयर लिखते थे जिसमें राजा ने क्राउन पहना, और जब जिस ईयर में राजा राजा की शादी हुई, और जिस ईयर में राजा का एक बेटा हुआ। ठीक है, या जिस ईयर में राजा के बेटे हुए। अब एक ही बेटा तो होता नहीं था, कई बेटे होते थे।
तो उसके मतलब जब भी बेटा होता था उस ईयर को वो उस ब्यौरे में डाल देते थे। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वार, किसी वो ईयर जिसमें राजा ने एक पर्टिकुलर वार लड़ा, वो ईयर जिसमें राजा की डेथ हुई, और अगल नेक्स्ट ईयर लिखते थे जिसमें कि जो नेक्स्ट सक्सीडेड उनका रूलर था उसने राजगद्दी पे आया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम हिस्ट्री को क्यों एसोसिएट करते हैं स्टिंग ऑफ डेट से, उसकी भी रीजन थे कि एक टाइम था हम हिस्ट्री मानते थे किसको, जो लड़ाइयों के और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे होते थे उन्हीं को हमने हिस्ट्री मान लिया। उस हिस्ट्री में क्या रहता था, नॉर्मली रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में रहता था। तो उस हिस्टोरियन जो थे क्या लिखते थे, हिस्टोरियंस नॉर्मली किस ईयर में राजा जो है क्राउन पाना या राजमुकुट पाना, और कब किस ईयर में उसकी शादी हुई, किस ईयर में उसके बच्चे हुए, और किस ईयर में उसने एक पर्टिकुलर वार लड़ा, और किस ईयर में उसकी डेथ हो गई, और किस ईयर में उसकी जगह पे दूसरा राजा सक्सीड किया उसको, उसके बारे में जो हिस्टोरियंस थे वही लिखते थे। फॉर इवेंट सच एज दीज, अब ऐसी घटनाओं, इस प्रकार की घटनाएं स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमिन, एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। यानी कि जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर मेंशन किया, हमने देखा, तो इस प्रकार के जो भी इवेंट्स थे इन पे इनकी जो है स्पेसिफिक डेट जो है डिटरमिन की जा सकती है, यानी कि इनकी एक स्पेसिफिक डेट पता लगाई जा सकती है या निश्चित की जा सकती है। ठीक है, एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज, अब ऐसी हिस्ट्री में इस प्रकार जो डिबेट होते हैं ऐसे डेट्स पे वो कंटिन्यू टू भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी तिथियां हैं, जो भी डेट्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट या उनका महत्व जो है बना रहता है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, जैसा कि आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पास्ट 2 ईयर की जो 6-7 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक देखा था, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। होस्ट मतलब ग्रुप, होस्ट ऑफ अदर इश्यूज मतलब बहुत सारे इशू का ग्रुप। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछले 2 साल की हिस्ट्री की बुक में देखा, अब जो है अब के साल में हिस्टोरियन जो थे वो बहुत कुछ जो है नए नए इशू और अदर क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिए थे। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर livelihood, what they produce and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी, यानी कि अब वे इस बात पे ध्यान देते थे, कौन, हिस्टोरियंस, की लोग अपनी रोजी रोटी कैसे अर्न करते हैं, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, वो क्या पैदा करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं और क्या खाते हैं, और सिटीज जो है कैसे डेवलप हुई, और मार्केट्स कैसे आए, नए-नए मार्केट्स कैसे बने, एंड हाउ किंगडम्स वर फॉर्म, और जो किंगडम थी या जो रियासतें थी वो कैसे फॉर्म हुई, और नए आइडियाज़ जो थे वो कैसे स्प्रेड हुए, स्प्रेड मतलब फैलना, कैसे फैले या कैसे उनका प्रसार हुआ, एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और किस प्रकार जो कल्चर थी और जो सोसाइटी है वो चेंज हुई। जैसे यहाँ पे फिगर 2 देख लेते हैं हम, लिप्टॉन टीज, एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प क्रिएट टेस्ट। जैसे आज के टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट बहुत ही मतलब बहुत मैटर करता है, एडवर्टाइजमेंट से ही लोगों के टेस्ट जो है अच्छे लगते हैं और नहीं लगते हैं, मतलब कि अगर इस कंपनी ने प्रचार किया मतलब ये बढ़िया होगा, या इसने एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है उसने प्रचार किया बढ़िया होगा। तो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। यानी कि ओल्ड एडवर्टाइजमेंट से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड, नए प्रोडक्ट के लिए मार्केट जो है कैसे क्रिएट किए गए या कैसे तैयार किए गए, एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड, और नए टेस्ट जो है कि कैसे पॉपुलराइज हुए। दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएट विद दिस टी। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिप्टन टी है, ठीक है, लिप्टन टी यहाँ पे बोलता है कि जो 1922 में 1922 का जो लिप्टन लिप्टन एडवर्टाइजमेंट था वो हमको सजेस्ट करता है, जो लिप्टन टी है वो हमको सजेस्ट करता है कि जो रॉयल्टी है पूरे वर्ल्ड में, जो रॉयल्टी है वो इसी टी से एसोसिएट होती है। इसी टी से एसोसिएट होने का मतलब है, यहाँ पे कहना चाहता है कि जो ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो देख रहे हैं लिप्टन टी पे, जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कहने का मतलब जितने भी दुनिया के शाही लोग हैं, जितने शाही फैमिली है या रॉयल फैमिली है, सब इस टी को पीते हैं। ठीक है, दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट, जो 1922 का एडवर्टाइजमेंट है लिप्टन टी का, ये सजेस्ट करता है कि दुनिया भर में जितनी भी रॉयल्टी फैमिली है सारी इस टी को जो है पीती है। In the background, you see the outer walls of an Indian palace, while in the foreground, seated on horseback, is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title Duke of Connaught.
जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक इंडियन वॉल है, एक इंडियन पैलेस की वॉल है या इंडियन महल है, ठीक है? और उसके फोरग्राउंड में यानी उसके सामने एक हॉर्स बैक पे कौन बैठा हुआ है? क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा जो क्वीन विक्टोरिया कहाँ की, ब्रिटेन की जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनका तीसरा बेटा उस हॉर्स की बैक पर यानी कि उसके हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। उसका नाम क्या था? प्रिंस आर्थर। प्रिंस आर्थर को किसकी उपाधि दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनॉट। ठीक है, फिर विच डेट्स यानी कौन सी तारीखें, कौन सी डेट्स? बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट? यानी कि किस क्राइटेरिया, बाय व्हाट क्राइटेरिया यानी किस क्राइटेरिया पे या किस स्केल पे या किस पैमाने पर डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, कि हम जो है कि किसी भी एक सेट ऑफ डेट के किसी एक सेट को या सेट ऑफ डेट्स को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है, यानी कि इस क्राइटेरिया पे हम एक सेट ऑफ डेट्स को यानी जो कुछ डेटे हैं, कुछ तारीखों के सेट को कैसे इंपॉर्टेंट समझते हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, या बोल सकते हैं कि कुछ कुछ तारीखों को इम्पॉर्टेंट मानने का क्राइटेरिया क्या है? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own। यानी कि जो डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं और जो पास्ट की स्टोरी हम कंपोज करते हैं जिस डेट के इर्द गिर्द, यानी जिस डेट के इर्द गिर्द हम पास्ट की स्टोरी को कंपोज करते हैं, और नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, यानी कि जिस डेट का हम सिलेक्शन करते हैं और जिस डेट के अराउंड हम पास्ट की स्टोरी कंपोज करते हैं, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं होती। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को एज ए इम्पॉर्टेंट मानकर चलते हैं, यानी कि हम एज इम्पॉर्टेंट इनको फोकस करते हैं, इस वजह से वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, यानी कि इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, यानी कि अगर हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंज हो जाए, फोकस ऑफ स्टडी का मतलब अगर हमारा स्टडी करने का जो विषय है, सब्जेक्ट वो बदल जाए। इफ़ यू बिगिन टू लुक एट न्यू इशू, अगर हम नए इशू को देखना स्टार्ट कर दें, तो जो हमारा न्यू सेट ऑफ डेट विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तब जो है एक नया सेट आ जाएगा डेट का जो कि इम्पोर्टेंट लगेगा। कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द स्टडीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। कंसीडर एन एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल पे आप गौर कीजिए, उस पे विचार कीजिए कि जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस इंडिया में हिस्ट्री लिखे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी भारत में ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो भी हिस्ट्री लिखा है, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का जो रूल होता था वो इम्पोर्टेंट था। दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स एंड इंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो यह हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई? रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो वारेन हस्टिंग थे, वो पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनके साथ यह हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, और लास्ट जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साथ हिस्ट्री खत्म हो जाती है, उसका एंड हो जाता है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, हेस्टिंग्स, विलेस्ले, बेंटिक, डलहौसी, कैनिंग्स, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। डीड्स का मतलब होता है कार्य, कारनामा या कार्य। ठीक है, तो अलग अलग चैप्टर में हम और किसके बारे में पढ़ेंगे? हेस्टिंग के बारे में, विलेस्ली के बारे में, बेंटिक के बारे में, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन के बारे में। इट वॉज a seemingly never-ending succession of governor general and viceroy। seemingly का मतलब होता है कि प्रतीत होता है या पता चलता है या प्रतीक होता है, नेवर एंडिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाला। यानी कि जो इनकी हिस्ट्री थी, जो इन्होंने लिखा था, तो इस हिस्ट्री में गवर्नर जनरल थे और जो वायसराय थे, उनका कभी ना खत्म होने वाला सक्सेशन ही सीमिंग होता है, मतलब प्रतीत होता है। All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements। लिंक्ड मतलब कि जुड़ी हुई है। तो यानी कि जो इन्होंने हिस्ट्री लिखा था अंग्रेजों ने, किसके बारे में? जैसे कि इस हेस्टिंग थे, वेलेस्ली थे, जो भी गवर्नर जनरल थे और जो वायसराय थे, इनके बारे में। तो इस हिस्ट्री में आपको जितनी भी डेट्स मिलेंगी, सारी डेट्स इन पर्सनालिटीज के, कौन सी पर्सनालिटी? जैसे ये सब सारी पर्सनालिटीज हैं, इन सब पर्सनालिटीज के एक्टिविटी, पॉलिसी और अचीवमेंट से जुड़ी हुई हैं।
It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. ठीक है, इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग, मतलब हम इस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे लायक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था इनकी लाइफ से अलग, जो कि हमको जानना जरूरी है। यानी कि अगर आप इस हिस्ट्री को पढ़ोगे इससे लगेगा कि इससे यही कि या ऐसे मानो कि इन लोगों के जीवन के या इनकी लाइफ के बाहर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिनका जानना इम्पोर्टेंट हो। द क्रोनोलॉजी ऑफ दियर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम या घटनाक्रम। इन लोगों के जीवन की जो क्रोनोलॉजी थी, यानी कि इन लोगों के जीवन का जो भी क्रम था वो ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री में अलग अलग लेसन्स का सब्जेक्ट बन जाता है, या लाइक मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, यानी कि अलग अलग लेसन्स का क्या सब्जेक्ट बन जाता है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिज पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इस पीरियड के हिस्ट्री को अलग या डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? हाउ डू वी फोकस, यानी कि हम कैसे फोकस कर सकेंगे एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटीज के डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस की एक्टिविटीज को इसमें द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल की जो इस हिस्ट्री का जो ये फॉर्मेट है इसमें, यानी कि गवर्नर जनरल के इस हिस्ट्री के फॉर्मेट में हम इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस की एक्टिविटीज़ को या एक्टिविटीज़ पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं और स्टोरी या कोई कहानी लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं, उस हिस्ट्री को या उस स्टोरी को डिफरेंट चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। आखिर में हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है संबद्धता या सामंजस्य, यानी कि एक हिसाब से इसको बोल सकते हो कि एक दूसरे से लिंक हो। यानी कि कोई भी हम हिस्ट्री या स्टोरी जब लिखते हैं हम उसे चैप्टर में डिवाइड करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, यानी हर चैप्टर को हम कुछ एक संबद्धता देना चाहते हैं, कुछ कोहेरेंस देना चाहते हैं। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। यहाँ पे फॉलोड का मतलब है समझना और याद रखना। ठीक है, यानी इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे, यानी स्टोरी को एक वे में हम कहते हैं या बनाते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि दैट मेक्स सम सेंस, जिसका कि कुछ सेंस होता है, एंड कैन बी फॉलोड, जिसको आसानी से सुना जा सकता है और याद किया जा, यानी कि कहानी को उस प्रकार कहने का या लिखने का मकसद यह है कि कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इन द प्रोसेस, यानी कि उस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में? स्टोरी को कहने के प्रोसेस में या स्टोरी को बनाने के प्रोसेस में वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट, हम केवल उन्हीं घटनाओं पे या उन्हीं इवेंट्स पे फोकस करते हैं दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, ताकि वो प्रोसेस, वो इवेंट जो कि हमको कुछ हेल्प करता है, हमको मददगार होता है, हमको मदद मिलती है कि जो स्टोरी हम कह रहे हैं उसको कहने में। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस में, स्टोरी बनाने के इस प्रोसेस में हम केवल उन्हीं इवेंट्स पे फोकस करते हैं जो कि हमारी मदद करती हैं स्टोरी को शेप करने में, बनाने में या कहने में। In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. जो हिस्ट्री ब्रिटिश गवर्नर जनरल के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, यानी कि जो हिस्ट्री ब्रिटिश गवर्नर जनरल की लाइफ के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, फिर उनके बैटल के बारे में, एवरीथिंग, और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में थी, अ, वो द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। उस हिस्ट्री में इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ थी वो फिट नहीं होती। दे हैव नो स्पेस, इंडियन की एक्टिविटीज़ के लिए उसमें कोई स्पेस नहीं है। व्हाट देन डू वी डू? देन फिर हम क्या करें? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। क्लियरली, स्पष्टतः हमको एक अलग फॉर्मेट चाहिए हमारी हिस्ट्री के लिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। यानी कि जो पुरानी डेट्स थी जिनका सिग्निफिकेंस पहले था, सिग्निफिकेंस में जो इम्पोर्टेंट थी, पहले जो इम्पोर्टेंट थी अब उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम देखो, अगर हम दूसरा फॉर्मेट लिखेंगे अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो जो डेट हम एज ए इम्पोर्टेंस देते थे अब उनकी इम्पोर्टेंस जो है नई हिस्ट्री में नहीं रहेगी। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। एक
नया डेट्स जो है, एक नई डेट का सेट जो है हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है? यानी कि जब हम अपनी हिस्ट्री लिखेंगे, एक दूसरा फॉर्मेट लिखेंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएँगी। से यहाँ पे फिगर 3 में देख सकते हैं कि वैरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। जो वैरेन हेस्टिंग्स थे, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे कब? 1773 में। While history books narrated the deeds of Governor General, biographies glorified them as persons and paintings projected them as powerful figures. Narrated मतलब वर्णित होना या वर्णन करना। Deeds यानी कि कार्य या कारनामे। Glorified का मतलब प्रशंसा करना या उनकी महिमा। यानी कि हिस्ट्री की बुक्स में गवर्नर जनरल के डीड्स यानी उनकी गवर्नर जनरल के कारनामे और बायोग्राफीज में उनकी ग्लोरीफाइड या उनकी महिमा और फिगर्स में यानी पेंटिंग्स में उनके जो भी उनका अच्छा या एक महान व्यक्तित्व को उनको उभारा जाता था, दिखाया जाता